हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। क्योंकि आप अच्छे ही होंगे, काम धाम तो आप करते नहीं। कल मैंने होमवर्क दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ 4 बच्चों को क्वेरी थी, अदरवाइज सब बच्चों को सारे के सारे डाउट क्लियर थे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी का कोई इश्यू नहीं था, ना किसी ने अपने कोई डाउट भेजे। बस 4 बच्चों के डाउट थे, उनने भेजे थे अपने डाउट। तो बेटा आप सीरियस हो जाओ। एक चीज ध्यान से सुनना कि आपके पास एक सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड। आप स्टार्टिंग से ही या तो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो सारी चीजें, अदरवाइज उसी चीज को पूरे साल तक खींच दो। वो आपके ऊपर डिपेंड है बेटा। बार बार पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। उस टॉपिक से आगे जा सेकंड यूनिट में जाके फर्स्ट का पढ़ोगे, फिफ्थ में जाके फर्स्ट का पढ़ोगे, फिर आपका फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट। क्लियर है। तो इसलिए एक बार आपको क्या करना है, जो हम करवाने लग रहे हैं साथ के साथ सारे के सारे न्यूमेरिकल, पोस्ट कंसेप्चुअल, जो भी कंसेप्ट है आपके सारे के सारे कर लो। एनसीईआरटी के ऊपर आपको मेन फोकस रखना ही है वैसे भी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा बेटा, कूलम्स लॉ। हमारे फर्स्ट यूनिट के 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज या कल में। उसके बाद हम संडे तक इसके डाउट क्लासेस चलेंगी, इसकी सारी की सारी जो आपकी न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल कोई भी प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी की, प्रदीप की। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी से आपका पेपर बनता है मैक्सिमम 95 से 8 कुछ भी है, 98% जो भी। तो आपको ध्यान रखना है कि फोकस करना है। सारी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो आप पूछोगे, आपको पता है व्हाट्सएप पे आप सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब हम कूलम्स लॉ से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। बेसिक का क्या मतलब है कि कल एक डाउट सा रह गया था, थोड़ा सा मेरे माइंड के अंदर चल रहा था, वो पेयर प्रोडक्शन एनहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन एनहिलेशन जो हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना तो हम क्या कर सकते चार्ज को क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। सिर्फ एक बॉडी से दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कैरिंग पार्टिकल को तो हम बना सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। चार्ज कैरिंग पार्टिकल है उनको तो हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन को तो हम बना सकते हैं, लेकिन जो चार्ज है ना उसको क्रिएट नहीं कर सकते। क्या कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब है न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, तो आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन में। किसमें कन्वर्ट हो गया ये, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। मींस चार्ज कैरिंग पार्टिकल को तो हम क्रिएट कर सकते हैं। नेट चार्ज बताओ तो आप क्या बोलोगे, 0। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज उतना ही प्रोटॉन के ऊपर है, तो हम नेट चार्ज क्या बोलोगे, 0। शुरू में भी चार्ज कितना था, 0। कंजर्वेशन लॉ हमारा सही है। क्लियर है कि चार्ज को हम डिस्ट्रॉय या क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, पर चार्ज कैरिंग पार्टिकल को हम क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर आपको फोकस रखना है, ठीक है। कंजर्वेशन के अंदर भाई कंजर्वेशन न्यूट्रॉन था तो भी न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने सेम, तो उस केस में भी क्या चार्ज सेम था, तो क्या हो गया, वो भी न्यूट्रल बना। कंजर्वेशन हमारा सही एप्लीकेबल है। पेयर प्रोडक्शन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना, हमारे पास एक एक्सेलरेटर था। एक्सेलरेटर जहां से चार्ज निकला, हमने क्या देखा कि हमने कोई एक्सेलरेटर लिया जहां से क्या निकलने लग रहे हैं, गामा रेडिएशन, गामा के फोटोन निकलने लग रहा है, ठीक है। गामा रेडिएशन निकली और यहाँ एक मेटल पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी। वो एक सोर्स से निकली, एक एक्सेलरेटर था वहां से निकली गामा, और ए बी पॉइंट के ऊपर हमारा एक पार्टिकल था, उसके ऊपर जाके क्या करेगी, स्ट्राइक। तो सिर्फ और सिर्फ जब स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा। ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ कौन निकलेगा, पॉजिट्रॉन भी निकलेगा। कौन निकलेगा, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी बोला जाता है, एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज का। नेट चार्ज बताओ कितना, जितना नेगेटिव उतना ही चार्ज कैसा है, सेम, पर साइन कैसा, ऑपोजिट। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो नेट चार्ज कितना बढ़ गया, 0। कंजर्वेशन लॉ हो गया फॉलो। तो क्या चीज है, पेयर प्रोडक्शन के अंदर जो हमारा ये फोटोन था, ठीक है, जब वो किसी मेटल के साथ ये यहां जाके स्ट्राइक कर गया तो सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता तो हम क्या बोलते, कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो किस में निकलेंगे, ये पेयर्स में निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके साथ क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन भी निकलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर है बेटा, ध्यान रखनी है आपको। तो हमारा कौन सा लॉ फॉलो हो गया, कंजर्वेशन का। या भी हमारा कौन सा लॉ फॉलो हो गया, कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का कैसे, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, नेट चार्ज 0, ठीक है। अब इसी चीज का रिवर्स हमने क्या देखा था, यहाँ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास, वही इक्वेशन आइंस्टाइन वाली, इज इक्वल टू mc²। इसमें हमने क्या देखा, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास।
इसका उल्टा कर दो, मास भी कन्वर्ट हो सकता है किसमें, एनर्जी में, उसको हम क्या बोलते हैं, एनहिलेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनहाइल करेगा किसके साथ, पॉजिट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में क्या हो गया, जब स्ट्राइक कर गए लो एनर्जी के साथ, तो उस केस में हमने क्या देखा, क्या निकली हमारे पास, रेडिएशन गामा। ठीक है, ये फोटोन निकले हमारे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन किसके साथ स्ट्राइक करेगा, पॉजिट्रॉन के साथ, तो क्या निकलेंगे हमारे पास, ये फोटोन एनर्जी निकली कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये आप ध्यान रखना बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चन आप कुछ भी पूछ सकता है आपसे। आपको पता है जब से आपका ऑब्जेक्टिव का कांसेप्ट चला है सीबीएसई में, तो उस केस में वो आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा कि पेयर प्रोडक्शन की इक्वेशन बता दो या फिर एनहिलेशन की बता दो, आप लिख दो इस इक्वेशन को। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो अब आपको ध्यान रखना है। नेट चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन किसके साथ एनाइल करेंगे, पॉजिट्रॉन के साथ भी। पेयर प्रोडक्शन के अंदर तो पेयर जो फॉर्म होने लग रहा है, नेट चार्ज यहां भी कितना है, 0 है। ठीक है, पॉजिट्रॉन का काम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करना, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो ये अब मैं रब करने लग रहा हूं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यहां भी हमारा कंजर्वेशन फॉलो होने लग रहा है, यहां भी कंजर्वेशन फॉलो होने लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल थे। अब उसके बाद आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज अपना हमारा टॉपिक आज का क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ अगर आज हो गया कंप्लीट, तो कल हम उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ लेंगे। आपके जो डाउट है न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी, वो आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक किसका आ गया, कूलम्स लॉ का आ गया। कूलम्स कौन थे, साइंटिस्ट थे। मैटर अपनी 2 कैरेक्टरिस्टिक के कारण फोर्स एक्सर्ट करता है, आपको पता है, मास एंड चार्ज। मास के कारण कौन सा था, ग्रेविटेशनल। अब चार्ज के कारण हम देखेंगे। बेटा कल मैं आपको एक दो एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा, आज शाम को शूट करूंगा छत के ऊपर। ठीक है, ऑन द रूफ देखूंगा, एक दो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा जो आप डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, कूलम्स लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं वो। अब देखो बेटा, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको किसके बारे में बता दूं, चार्ज के बारे में, क्योंकि हम कूलम्स लॉ में किससे डील करने वाले हैं, चार्ज से ही डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज कूलम। कूलम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। क्लियर है, एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम। अब दूसरे इसकी क्या याद रखनी है आपको, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, स्टैट कूलम। क्या होती है, स्टैट कूलम। स्टैट कूलम बोलो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलो, क्या बोलो, स्टैट कूलम बोलो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलो चाहे फ्रैंकलिन बोलो। फ्रैंकलिन कौन थे, यूएसए के साइंटिस्ट थे। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इसलिए उनके ओनर के लिए उनके ध्यान रखना, सीजीएस यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, फ्रैंकलिन भी बोली जाती है। चाहे स्टैट कूलम हो, चाहे ईएसयू हो, चाहे फ्रैंकलिन हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल दीज आर द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है। एक यूनिट और भी होती है चार्ज की, और वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब हमारे पास सपोज करो ये है क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है कितना, सबको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हमें पता है ना, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर सबसे कम चार्ज हमें पता है इंडिविजुअल फॉर्म में मिलता है, और वो चार्ज होता है कितना है, 1.6 10⁻⁹ कूलम। कितना है, 1.6 10⁻⁹ कूलम। अगर मैं स्टैट कूलम की फॉर्म में बात करूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो, तो स्टैट कूलम कितना है, ये तो कूलम है। स्टैट कूलम मीन सीजीएस यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 4.8 × 10⁻⁻10 स्टैट कूलम। क्लियर है बात। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का रिलेशन निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, कूलम की बात करें तो ये रहा, और सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये रहा, एसआई की बात करें तो ये रहा। तो इन दोनों का एक बार लिंक निकाले, क्या निकलता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 पॉइंट है तो चार्ज कैसा सेम ही रहेगा। ये सिर्फ किसके अंदर है, सीजीएस के अंदर, वो किसके, सॉरी ये किसमें, एसआई में, वो किसमें है, सीजीएस में। तो 1.6 10⁻⁹ कूलम किसके बराबर आ गया, 4.8 10⁻⁻10 स्टैट कूलम के बराबर आ गया। स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 कूलम निकालना है मेरे को, तो 1 कूलम ये काम उस साइड चली जाएगी, क्या बन जाएगा ये, 4.8 10⁻⁻10
बाई में 1.6 10⁻⁻19 स्टैट कूलम। ठीक है, स्टैट कूलम। अब निकालो, ये किस पे कट कैंसिल हो गया, 3 पे, और यहां 10 से 10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 9। क्लियर है? तो 1 कूलम किसके बराबर आ गया, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम के। ये रिलेशन आपको याद रखना बेटा, मैं बताने लग रहा हूं दोबारा। क्या जब से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं तो उस केस में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने क्या क्या चीज पढ़ी है अभी, हमने पढ़ा है किस चीज के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्ट्रैट कूलम। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन। एक यूनिट और भी होती है चार्ज की, क्या होती है, ईएमयू होती है। अब आपको एक रिलेशन याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का भी अभी बता रहा हूं, चार्ज की कूलम से भी बड़ी यूनिट है ये। क्लियर है? ये 1 कूलम किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम के। मैं रब कर रहा हूं, आप पॉज करके या तो लिख लेना इसको, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब एक रिलेशन आपको क्या याद रखना हमेशा, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम। ध्यान से देखना इस चीज को, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के अंदर कितने कूलम है, 10 कूलम। इसका मतलब है कूलम से भी क्या है, 10 टाइम्स होती है ईएमयू। क्लियर है? ये यूनिट भी हम बताएंगे कहां यूज करेंगे। ईएमयू किसके बराबर, 10 कूलम के। अभी आपने पढ़ा था ना 1 कूलम के अंदर कितनी पावर लिखी थी, 9 लिखी थी यहां मैंने, तो इसलिए तो यहां कितनी की है, 10 लिखी है। क्लियर है बात? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ईएमयू ये कौन सी यूनिट है, एसआई ये कौन सी है, सीजीएस ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था अभी, चार्ज की यूनिट का सिस्टम आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के। अब मैं किस चीज की बात करूंगा कि चार्ज आपको पता कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। चार्ज कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, कि पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल, नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है? और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है बात? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा कंसेप्ट किस चीज का आ गया कि अगर मैं बात करूं तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास के अंदर करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाई में टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई में टी। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। 11th क्लास में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में। ठीक है? Q किसके बराबर आ गया ऐसे, Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। आई के लिए किसका यूज करेंगे, करंट के लिए एम्पियर, ए का, टाइम के लिए टी का। तो ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या आ गया हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, चार्ज का, ए टी। ठीक है? डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो गया, ए इंटू टी। ए एम्पियर के लिए, टी टाइम के लिए हम क्या लिखते थे, टी स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। ये चार्ज की जो बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई, ये टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, जो मैंने आपको ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज बताई थी ना, उसका जरूर ध्यान रखना आपको अच्छे से है। कूलम्स लॉ, कूलम्स ने क्या चीज बताई कि दो चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं। ठीक है? तो उस केस में क्या करेंगे, वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट, ऑपोजिट क्या होता है, अट्रैक्शन होगा। अब जब हम कूलम्स लॉ की बात करेंगे तो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स, कूलम्स ने क्या बोला कि ये हमारे पास क्या है, दो चार्ज पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है, दो चार्ज पार्टिकल। पहली बॉडी, ये सेकंड। इसके ऊपर चार्ज कितना, Q1, इसके ऊपर चार्ज कितना, Q2। सेपरेशन दोनों का कितना है, R है। ग्रेविटेशन वाला फोर्स याद है आपको, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय में R स्क्वायर। ध्यान है ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट। क्लियर है? वैसे ही न्यूटन ने क्या बोला, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, क्या कि ग्रेविटेशन के साथ हम क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि मास का क्या नेचर है, हमेशा क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट ही करेगा। मास क्या करेगा, दूसरे मासी ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। लेकिन चार्ज के अंदर हम क्या बोलेंगे, जब हम न्यूटन के फोर्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, कूलम्स लॉ की बात करेंगे, तो उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का क्या मतलब है, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। मे बी अट्रैक्टिव मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा अट्रैक्शन, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा इंटरेक्शन, तो आप सॉरी रिपल्शन। तो इस केस में इंटरेक्शन का मतलब आपको समझ आना चाहिए, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। हमने दो चार्ज लिए, क्या एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर फोर्स, और फोर्स कौन सा होगा, वो इंटरेक्शन। अगर मैं कहूं दोनों पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे, रिपल्शन होगा। अगर मैं कहूं दोनों एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे, अट्रैक्शन है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये दोनों चार्ज पार्टिकल कितनी दूरी के ऊपर रखे हैं, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर। ये मेरे पास क्या है, चौक होल्डर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कौन सा हमारे पास, ये चौक की बॉक्स है। यहां हमने क्या देखा, इसके ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेपरेशन कितना है, आर। एक चीज का और ध्यान रखना, 11वीं क्लास में जो आपने फॉर्मूले पढ़े 12th क्लास में पढ़ोगे, ये सारे के सारे फॉर्मूले बेटा किस चीज के लिए बनाए जाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बनाए जाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है कि इनके बीच की दूरी कैसी है, बहुत ज्यादा, बीच का सेपरेशन कैसा है, बहुत ही ज्यादा, और इसका साइज कैसा है, इस सेपरेशन के कंपैरिजन में इन ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, बहुत ही कम। उनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपने 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़े थे। फॉर एग्जांपल अब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ, किसके अंदर, नैनो के अंदर, नैनो गाड़ी के अंदर। जम्मू कश्मीर से जब हम कन्याकुमारी के दूरी डिस्टेंस की बात करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, अप्रोक्सीमेट 23 या 24 जितना भी 100 किलोमीटर। क्लियर है बात, ठीक है। और नैनो की लेंथ कितनी है, 2-3 मीटर। तो ट्रेवल कितना करेगी नैनो, ट्रेवल कितना करेगी, जम्मू कश्मीर से कहां करेगी, कन्याकुमारी 2400 किलोमीटर, 2400 2300 किलोमीटर। और नैनो का खुद का साइज क्या है, तो आप बोलोगे 3 मीटर 4 मीटर। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, नैनो क्या बनेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉ हमने बनाए हैं ना, वो सारे के सारे किसको कंसीडर करके बनाए हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके। तो जो हमने जो चार्ज बॉडी ली है ना, ये दोनों की दोनों कैसी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इनका सेपरेशन कैसा है, बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइज। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बाद में यूज करूंगा इस बात का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट उठाऊंगा, ठीक है, जब आपको इसके कंसेप्ट समझाऊंगा। तो अब एक बार हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि ये हमारे पास क्या है, ये दो बॉडीज हैं जिनका साइज कैसा है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इनके पास चार्ज कितना है, Q1 एंड Q2 है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी चार्जेस Q1 एंड Q2। चार्ज ज्यादा होंगे तो फोर्स भी कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। चार्ज का कम होंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कम होगा, तो फोर्स भी कैसा होगा, कम होगा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है बात, ठीक है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल को जितना दूर करोगे, आर की वैल्यू ज्यादा तो फोर्स कम, आर की वैल्यू कम फोर्स ज्यादा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इन दोनों चार्ज पार्टिकल को, जो चार्ज ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया, इनको ए पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर कर रखे हैं, ये पॉइंट, तो इनको दूर कर देंगे, आर की वैल्यू बढ़ गई तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कम। आर की वैल्यू अगर कम होगी तो फोर्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, इन दोनों को कंबाइन कर दे। कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कूलम्स लॉ ने जो दिया था फोर्स, और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, कंबाइन कर दे बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, बाय में R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। ग्रेविटेशन क्या था, G m1 m2 बाय में R स्क्वायर। G क्या था, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था। यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हमने नहीं लिखा, पर देखो यहाँ भी R स्क्वायर है बाय में, और वहां भी क्या है, बाय में R स्क्वायर है। सिमिलर है। कहने का क्या मतलब, मैंने आपको पहले बताया था, कूलम ने कंसेप्ट इसका न्यूटन का उठा रखा है कि अगर मास फोर्स लगा रहे हैं तो चार्ज भी क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब आपको पता है कि जब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया हमने तो क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट के। क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के। क्या इसका नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के। Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। इस G की वैल्यू कितनी थी, 6.6 × 10⁻11, ठीक है। अब इस K की वैल्यू कितनी है, जब हम फ्री स्पेस की बात करेंगे, 9 × 10⁻9। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले मैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना जरूरी है, क्या है ये। अब इस K की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू, मैं एक बार बेटा इनको रब कर रहा हूं, इन दोनों को पता लग गया आपको क्या है कि कितना फोर्स लगेगा, Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, और K क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है।
अब आपको जो कंसंट्रेट करना है वो किस चीज के ऊपर करना है, F इज इक्वल टू K क्या है कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। क्लियर है बात, एप्सिलॉन मीडियम का क्या मतलब है, 4 पाई का क्या मतलब है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करवा रहा हूं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखना क्योंकि एप्सिलॉन जो है ना ये हमारे काम आएगा, ये न्यूमेरिकल के अंदर भी काम आएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। तो फोर्स का फॉर्मूला नेट हमारा फोर्स किसके बराबर होता है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। ग्रेविटेशन का फोर्स क्या था Gm1 m2 बाय R स्क्वायर, और जो कूलम ने बताया कि Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। G की वैल्यू डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती सराउंडिंग वगैरह के ऊपर, पर जो K की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी मीडियम वगैरह के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। ये चीज आपको ध्यान रखना है डिफरेंस। ये फोर्स हमेशा कैसा होगा, इसका नेचर अट्रैक्शन का, इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, मे बी अट्रैक्टिव में भी रिपल्सिव। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज के ऊपर। अब मैं कर रहा हूं इसको रब, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस मीडियम की, देख लो एक बार लेंथ कितनी हुई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन m का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि एक जो पॉइंट होता है इसके चारों तरफ का हमें पता है क्या, ये एक चार्ज पॉइंट हमने कंसीडर कर रखा है, ये क्या बन गई, फील्ड बन गई, ये क्या बन गई, इसके चारों तरफ फील्ड बन गई। एक जो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ कितने एंगल, कितने सॉलिड एंगल के थ्रू फोर्स लगाता है, 4 पाई के थ्रू। किसके थ्रू लगाता है, 4 पाई। एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का फोर्स लगाने लग रहा है जो कितने एंगल के थ्रू, सॉलिड एंगल के थ्रू, 4 पाई के थ्रू। क्लियर है बात। जो कंप्लीट एक लाइन के कारण 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। सपोज करो कितनी लाइन है यहाँ पे, 100 लाइन सपोज करो, अदरवाइज 10⁻⁻12 लाइंस होती हैं, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि एक लाइन के कारण कितना फोर्स है, कितना, एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव के ऊपर तो सिर्फ एक लाइन के थ्रू ही फोर्स लगाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर सिर्फ एक लाइन के थ्रू फोर्स लगाएगा। पर यहां से लाइन निकल कितनी रही है, तो आप क्या बोलोगे, 4 पाई, सॉलिड एंगल कितना है, 4 पाई के थ्रू निकल रही है। एक लाइन से फोर्स कितना लगा, 1 न्यूटन। सपोज करो सारी लाइन से कितना लगा, सारी लाइन से, ये कितनी लाइन से, 100 लाइन से, कितनी लाइन से, 100 सपोज करना है। एक लाइन से फोर्स कितना, 1 न्यूटन, और लाइन है कितनी, 100 न्यूटन। तो मेरा कहने का मतलब है सारी लाइनों से कितना फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन। 100 लाइंस है और एक लाइन के थ्रू फोर्स कितना लगने लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स कितना एक्सर्ट होने लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 1 न्यूटन। और कंप्लीट कितनी लाइन है, 100 लाइन है, तो कितना फोर्स हो गया, 100 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 100 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट होने लग रहा है। किस 4 पाई के थ्रू कितना फोर्स लगने लग रहा है, 100 न्यूटन। हमें तो सिर्फ एक लाइन के थ्रू फोर्स देखना है, हमें तो सिर्फ एक लाइन के थ्रू फोर्स देखना है, तो आप क्या बोलोगे, एक लाइन के थ्रू फोर्स कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन बाय में 4 पाई। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, क्या एक पॉइंट के चारों तरफ सॉलिड एंगल कितना बनता है, 4 पाई। क्लियर है बात, जिसके थ्रू वो फोर्स लगाने लग रहा है ये चार्ज पार्टिकल। लेकिन हमें तो ध्यान रखना, हमें तो सिर्फ एक सिंगल लाइन ही कंसीडर करनी है, क्योंकि पॉइंट की बात होगी, और पॉइंट को कौन जोड़ती है, एक सिंगल लाइन जोड़ती है। कौन जोड़ती है, सिंगल लाइन, सेंटर टू सेंटर। इसलिए इस फोर्स का नाम क्या दिया जाता है, सेंट्रल फोर्स भी। सेंट्रल फोर्स क्यों बोला, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट को कौन कनेक्ट करेगा, एक ही लाइन। क्लियर है बात, तो इस फोर्स को क्या बोला जाता है, सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। तो एक ही लाइन चाहिए, तो एक लाइन के थ्रू कितना फोर्स लगेगा, 1/4 पाई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कितना, 1/4 पाई। अब वही लाइन यूज कर रहा हूं जो मैंने आपको बोला था ना, कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे जितने भी हमारे लॉज बनते हैं, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब क्या गया, अब आपको समझ आना चाहिए 1/4 पाई कैसे आया। एक पॉइंट के चारों तरफ कितना फोर्स, कितनी लाइंस हैं, कितने सॉलिड एंगल है, 4 पाई के थ्रू फोर्स एक्सर्ट होने लग रहा है। पर हमें पता है हमें सिर्फ एक लाइन वाला फोर्स कंसीडर करना है, तो हमने क्या बोला, कंप्लीट के थ्रू जितना फोर्स है, पर हम तो एक ही लाइन के थ्रू फोर्स देखेंगे, तो कितना जाएगा, 1/4 पाई। तो ये तो आ गया हमारा 1/4 पाई। अब बात करेंगे एप्सिलॉन m क्या है हमारा। एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। एप्सिलॉन को हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी। क्लियर है। एप्सिलॉन अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, ना मीडियम लगाया, ना आर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। एप्सिलॉन हमारी क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी को थोड़ा सा जल्दी समझा दूं मैं, क्योंकि उसके बाद ये लो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कल बेटा, कल इसका हम वेक्टर फॉर्म करेंगे, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। अब परमिटिविटी ध्यान से देखनी है। ये हमारे पास क्या थे, दो
पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रखे थे हमने। इनके बीच का क्या था, सेपरेशन। यहाँ क्या है, इनके बीच में क्या है, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम है। ध्यान से सुना मेरी बात। इस पॉइंट चार्ज ने कितनी लाइंस भेजी यहाँ पे, 1000। कितनी लाइंस भेजी, 1000। ठीक है, जब 1000 लाइंस भेजी इसने, बीच में क्या है, वैक्यूम है। बीच में क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम है तो इन 1000 लाइनों को रोकने के लिए, कोई डिस्टर्ब करने के लिए कोई मटेरियल प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं है। वैक्यूम का क्या मतलब होता है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो अब क्या ध्यान रखोगे, 1000 लाइन भेजी इसने, इसके पास कितनी पहुंच गई, 1000 ही पहुंच गई। 1000 ने इसको क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, 1000 ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, अब इन्हीं सेम दोनों चार्ज पार्टिकल को आपने क्या किया, वाटर में डिप कर दिया। किसमें कर दिया, वाटर में डिप कर दिया। पहले वैक्यूम में था। ठीक है, वैक्यूम में भेजी कितनी थी, 1000 लाइन, और पहुंची भी कितनी, 1000। ठीक है, सेकंड केस, वाटर के अंदर डिप किया। वाटर में जब डिप किया तो आपने क्या देखा, भेजी कितनी, 1000 लाइन, पर अब की बार इसके पास कितनी पहुंची है, सिर्फ और सिर्फ 600। सिर्फ और सिर्फ क्या पहुंची है, 600। ध्यान से सुनना। ठीक है, अब कितनी पहुंची है इसके पास, सिर्फ 600 पहुंची है लाइंस। मैं दो केस कंसीडर करूंगा। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर की, वाटर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, भेजी कितनी थी, 1000, पहुंची कितनी है, 600, रास्ते में ब्लॉक कितनी होगी, 400। ऑब्वियस सी बात है, वाटर के जो मॉलिक्यूल थे उनने क्या करा, रेजिस्टेंस ऑफर किया और बीच में कई लाइंस को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये 400 लाइन पहुंची कितनी, सिर्फ दूसरे ऑब्जेक्ट के पास 600 पहुंची, और 600 के थ्रू इसके ऊपर फोर्स लगने लग गया। ठीक है, अब अगला केस हमने लिया कि सपोज करो कोई हमने गैस ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी, सल्फर वगैरह जो भी है, दोबारा अब हमने कहां लेके चलेंगे इनको, सल्फर के बीच में लेके चलेंगे। ठीक है, गैस के बीच में जब इन चार्ज पार्टिकल को रखा तो हमने क्या देखा, दोबारा इसने भेजी कितनी है, 1000 लाइंस, पर अब की बार पहुंची कितनी, 850 लाइन। ब्लॉक कितनी होगी, 150 लाइंस। ब्लॉक कितनी होगी, 150 लाइंस। अब ध्यान से सुनना, आपको एक चीज ध्यान से देखनी है। दोनों केस में जब हमने इसको किस में रखा था, वाटर में डाला था। जब हमने कहा रखा था इसको, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर जो भी कंसीडर करके आपने उसमें डाला था। यही चार्ज पार्टिकल सेम थे, डिस्टेंस भी सेम था, हमने बीच का मीडियम क्या कर दिया, दोनों टाइम चेंज कर दिया। फर्स्ट केस वाटर का, 1000 भेजी, यहां कितनी पहुंची है, 600, तो 400 क्या आ गया इसका, परमिटिविटी। क्या आ गया, 400। हमने देखा कि बीच में कितनी ब्लॉक की है, 400, पर ध्यान रखना इन 400 को ही हम क्या बोलेंगे, इसकी परमिटिविटी। क्या बोलेंगे, परमिटिविटी। ध्यान रखना, जो ब्लॉक किया है उसको बोला हमने परमिटिविटी, जो ब्लॉक किया है ना उसको बोला गया परमिटिविटी। गैस की बात करें, जो भी आपने सल्फर कंसीडर किया, डिस्टेंस वही सेम, चार्ज पार्टिकल, भेजी कितनी, 1000 लाइन, पहुंची कितनी इसके पास, 850 लाइंस। 850 लाइंस, तो आप क्या बोलोगे, अब बताओ मेरे को, 1850, तो परमिटिविटी जो ब्लॉक की गई उनको बोला परमिटिविटी, जो ब्लॉक की गई है उनको बोला, तो परमिटिविटी कितनी, 150। परमिटिविटी कम, फोर्स ज्यादा। परमिटिविटी कम, फोर्स ज्यादा। भाई 1000 लाइन भेजी थी और 850 ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, 1000 भेजी थी और 850 ने अट्रैक्ट किया इसको अपनी तरफ। और ऊपर वाले केस में देखो, परमिटिविटी ज्यादा, परमिटिविटी ज्यादा, फोर्स कैसा हो जाएगा, भेजी 1000 थी पर पहुंची कितनी, 600 खींचेगी। एक तो 600 खींचेगी और 850 खींचेगी। बताओ कौन ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो आप क्या बोलोगे, 850 ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी। सेम चार्ज पार्टिकल थे, सेम डिस्टेंस था। तो अब आपको क्या चीज समझ आनी चाहिए, क्या कि वाटर के केस में क्या बोला था हमने, परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कैसा था, कम। सेकंड केस जो हमने गैस ली थी उस केस में परमिटिविटी कम थी तो फोर्स कैसा था, ज्यादा। इसका मतलब परमिटिविटी और फोर्स का रिलेशन भी कैसा आ गया, इनवर्स का आ गया। परमिटिविटी का फोर्स के साथ रिलेशन किस चीज का आ गया, इनवर्स का आ गया। अब बेटा अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, क्या अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, परमिटिविटी फोर्स का रिलेशन कैसा, इनवर्स का। 1/4 पाई कैसे है, सॉलिड एंगल, ठीक है, चारों तरफ पर जाएगा सिर्फ एक लाइन के थ्रू, तो उस केस में 1/4 पाई आया था हमारा। और परमिटिविटी फोर्स का रिलेशन भी कैसा होता है, इनवर्स का। परमिटिविटी जो ब्लॉक किया गया था उसको बोला, इस चीज का ध्यान रखना, परमिटिविटी कम तो फोर्स ज्यादा, इसलिए परमिटिविटी और फोर्स का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। मैं इसको अब रब करने लग रहा हूं, ठीक है। अब मैं सिंपल ये फॉर्मूला लिखूंगा, इसको हम कर देते हैं रब। ध्यान रखना ये फॉर्मूला कैसे बना है।
अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में अच्छे से डीप से। बेसिक जो था कूलम्स लॉ का मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। वीडियो देख लो एक बार, 30 मिनट्स की बन चुकी, कोई बात नहीं, पर देखता हूँ अगर जितना होगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 बाई में r स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, एप्सिलॉन m ये क्या था, कांस्टेंट था ना k, या क्या आया था हमारे पास a, कूलम्स लॉ क्या बन गया था हमारे पास, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई में r स्क्वायर, और F इज इक्वल टू k का फॉर्मूला हमने पुट किया था, k की वैल्यू 1/एप्सिलॉन m q1 q2 बाई में r स्क्वायर। क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई में r स्क्वायर। ये एप्सिलॉन लिख रहा हूं मैं अभी, ना इसको मीडियम लिख रहा है ना नोट लिख रहा, ठीक है। अब एप्सिलॉन की मेरे को यूनिट निकाल के दिखाओ, एप्सिलॉन की फोर्स यूनिट तो क्या होती है न्यूटन, फोर्स यूनिट तो क्या होती है न्यूटन, एप्सिलॉन की यूनिट निकालो। एप्सिलॉन को इस साइड लेके आ जाए, एप्सिलॉन को इस साइड लेके आ गए तो फोर्स कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये 1/4 पाई f q1 q2 बाई में r स्क्वायर। एप्सिलॉन की यूनिट बताओ, यूनिट फोर्स 4 पाई है, कांस्टेंट है, तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन, क्या बनेगी न्यूटन। q1 q2 चार्ज की क्या होती है कूलम, कूलम बाय में r स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूंगा परमिटिविटी की यूनिट की तो क्या बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनेगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आती है ना कि हमने क्या किया, एप्सिलॉन को ऊपर लेके फोर्स को नीचे लेके आ गए, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन का डायमेंशन फॉर्मूला, क्या बताना आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला। जब डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूंगा तो उस केस में आप क्या चीज बताओगे कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा एप्सिलॉन का, तो उस केस में आप बताओ दोबारा, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, देखो ये एप्सिलॉन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, 1/4 पाई कांस्टेंट है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m/L/T-2। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला कूलम के लिए हमने क्या पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने 80, एक चार्ज कूलम के लिए 80 और दूसरे के लिए भी क्या जाएगा 80, ठीक है। न्यूटन का क्या बन गया L/T-2, फोर्स का कूलम का 80 और m स्क्वायर का क्या बन गया L⁻²। तो परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, m और कोई दिख रहा है आपको पूरे उसमें नहीं दिख रहा, m को ऊपर लेके जाओ क्या बन जाएगा m⁻⁻1, l दिख रहा है नीचे 1 और ये 2, तो कितना बन जाएगा l की नीचे कितना बनेगा, डिनोमिनेटर में है तो कितना बन जाएगा ये 3, ऊपर जाके क्या बन जाएगा l⁻3, t की -2 और t की ये कितनी बढ़ने लग रही है, आप क्या देख रहे हो कि t की ये क्या है -2 पर जाके किसकी बन जाएगी +2 बन जाएगी, और t की 2 ऊपर भी है तो 2 और 2 कितने बन जाएंगे 4, तो t की कितनी बन गई 4। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया a की 1 तो ये कितनी बन जाएगी a⁻2। तो ये हमारे पास क्या आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बेटा, तो ये सारा का सारा किसके बारे में था, हमारा अभी कूलम्स लॉ के बारे में था। अब मैं इसको आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट भी एक दो आपको आज ऑन द रूफ करके दिखाऊंगा, कैसे आप घर के अंदर भी दिखा सकते हो अपने पेरेंट्स को या आपके छोटे बहन भाई हैं उनको भी करके दिखाना इंटरेस्टिंग। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कल हमारा अभी शूट करूंगा तो मैं दूसरी वीडियो क्योंकि लेंथी हो जाएगी है, स्टोरेज की नेट की सारी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मेरा कहने का मतलब है कि अब हमारा इसका लास्ट लेक्चर लूंगा मैं किसके ऊपर, एक तो कूलम्स लॉ का जो बच गया और उसके बाद हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। आपका काम क्या है, अच्छे से पढ़े, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे बेटा, क्लियर है। और जो काम डेली मिलने लग रहा है ना उसके ऊपर जरूर फोकस करें, अपने जो डाउट है उनको अंडरलाइन करो, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दो जो भी प्रॉब्लम है। ओके बेटा, ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।